वेलकम टू इंडिया तक। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुगलों ने भारत पर आक्रमण कैसे किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे। भारत दुनिया के कुछ ऐसे देशों की लिस्ट में शामिल है जिसका इतिहास तो काफी जटिल लेकिन फिर भी काफी रोचक रहा है। पिछले 5000 सालों में यहाँ कई अलग अलग सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनी। साथ ही अपनी विविधता की वजह से कई छोटे बड़े अलग अलग साम्राज्य और शासक भी देखे जो आपस में संघर्ष करते रहे। वहीं इस देश में कई ऐसे साम्राज्य का भी उदय हुआ जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का भी काम किया। इस लिस्ट में प्राचीन भारत इतिहास के मौर्य और गुप्ता साम्राज्य ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर कई सालों के संघर्ष और टकराव के बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी 16वीं शताब्दी के दौरान एक ऐसे ही साम्राज्य का उदय हुआ जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया और इसी साम्राज्य को आगे चलकर मुगल साम्राज्य के नाम से भी जाना गया, जिस साम्राज्य की स्थापना सन 1526 में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की। आगे इस वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, साथ ही उन सभी कारणों पर भी बात करेंगे जिस वजह से मध्य एशिया के फरगाना घाटी में जन्मे बाबर ने भारत के सबसे ताकतवर सल्तनत दिल्ली पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की और दिल्ली के उस वक्त के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उस मुगल साम्राज्य की स्थापना की जिसने भारत के सभी उपमहाद्वीपों में अपने पावर को अगले 200 वर्षों तक कैसे बरकरार रखा। इन सभी कारणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरह की ऐतिहासिक नॉलेज वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुगलों का भारत पर आक्रमण कोई एक्सीडेंटल आक्रमण नहीं था। इसका असली कारण मध्य एशिया और भारत में उस वक्त हो रहे कई महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास का नतीजा था। इस कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से भारत पर बाबर के आक्रमण से लगभग 100 वर्ष पहले। उस दौरान मध्य एशिया, उत्तर भारत और दक्षिण एशिया में राजनीतिक परिस्थिति काफी अस्थिर हुआ कर। इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तर भारत में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के बारे में। इतिहास और इतिहासकारों के मुताबिक 14वीं शताब्दी के अंत तक दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हुई। सन 1398 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर करने की प्रक्रिया को और ज्यादा गति दे दी और तब तुगलक बादशाह को अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। इस संकट की वजह से कई प्रांतीय शासक दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। दक्षिण के अलावा पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सिंध और मुल्तान सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से अलग हुए। फिर जल्द ही गुजरात, मालवा और जौनपुर के प्रांतीय शासक ने भी अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अजमेर से मुस्लिम प्रांतीय शासक के निष्कासन के बाद कई राजपूत राज्यों ने भी अपने अपनी स्वतंत्रता पर जोर देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों के बीच शक्ति का संतुलन उभरा। पश्चिम में गुजरात, मालवा और मेवाड़ ने एक दूसरे के शक्ति वृद्धि में जांच और संतुलन बनाया और पूर्व में बंगाल की शक्ति को गजपति शासक और जौनपुर ने संतुलन किया। फिर तैमूर के आक्रमण के बाद सन 1414 से 1451 तक दिल्ली पर सैयद वंश का शासन है जो अपेक्षाकृत काफी कमजोर थे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के अफगान सरदार ने खुद को काफी शक्तिशाली बना लिया और इन सभी अफगानी सरदार में सबसे महत्वपूर्ण सरदार थे बहलोल लोदी, जिसको सरहिंद का एकता मतलब एक तरह से भू राजस्व दिया गया। इसी बहलोल लोदी ने सन 1451 में दिल्ली पर कब्जा जमाया और यहाँ से शुरुआत हुई लोदी वंश की। इसके ठीक बाद गंगा यमुना घाटी पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए लोदी और जौनपुर के शासक के बीच काफी लंबी लड़ाई चली। 15वीं शताब्दी के अंत में लोदी वंश ने जौनपुर पर अपना कब्जा जमाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थिति में काफी बदलाव। जौनपुर पर फतह के बाद लोदी वंश ने पश्चिमी राजस्थान और मालवा के तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आंतरिक कारणों से मालवा टूटने लगा और जैसे ही मालवा कमजोर हुआ, गुजरात, मेवाड़ और लोदीज के बीच इसके कंट्रोल को लेकर विरोध बढ़ गया, जिसके कारण मालवा एक विवादित क्षेत्र बनकर उभरा। ऐसा लगने लगा कि जो मालवा पर राज करेगा वही उत्तर भारत का मास्टर बनेगा। सन 2525 तक उत्तर भारत में दो प्रमुख शक्ति दिल्ली के बहलोल लोदी और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही, जिसके कारण राजनीतिक परिस्थितियों में तेजी से बदलाव हुआ। इन दोनों के बीच बढ़ती जा रही वर्चस्व की लड़ाई की वजह से कई स्कॉलरों का दावा है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में आने का न्योता दिया, जिससे इब्राहिम लोदी को खत्म किया जा सके और मेवाड़ उत्तर भारत के शक्ति संघर्ष में एक विजयी राज बनकर उभर सकता। लेकिन राणा सांगा ने बाबर को न्योता दिया या नहीं, इसके इतिहास को लेकर काफी वाद विवाद। इसके विरोध में बहस करने वाले स्कॉलरों का कहना है कि वास्तव में बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के प्रांतीय शासक दौलत खान लोदी ने दिया था।
इसका कारण वो बताते हैं कि दौलत खान लोदी के रिश्ते इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे नहीं थे। अब इस वाद विवाद में सच्चाई जो भी हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाबर सिर्फ किसी के निमंत्रण पर भारत आ जाता, ये दलीलें काफी कमजोर दिखती हैं, क्योंकि कोई भी शासक बिना राजनीतिक गणना और अपनी रुचि के बिना आमतौर पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करता है। इसी वजह से बाबर के भारत आने का मुख्य कारण उत्तर भारत में लगातार हो रहे टकराव के कारण अस्थिर राजनीति को ही माना जाता है। 15वीं शताब्दी के दौरान मध्य और पश्चिम एशिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। 14वीं शताब्दी में जब मंगोल साम्राज्य का पतन हुआ, तब तैमूर ने एक साथ ईरान और तुराक पर अकेले एकजुट शासन किया। तैमूर का साम्राज्य निचली वेल्गा नदी से लेकर इंडस नदी तक फैला हुआ था, जिस लिस्ट में एशिया माइनर यानी मॉडर्न टर्की, ईरान, ट्रांसजैक्सिया, अफगानिस्तान और पंजाब के भी कुछ हिस्से शामिल। सन 1405 में जब तैमूर की मृत्यु हुई तो उसके पोते शाहरुख मिर्जा ने सन 1448 तक अपनी मृत्यु से पहले तक तैमूर के साम्राज्य को बरकरार रखा। इस दौरान समरकंद और हेरात मुस्लिम समुदाय के लिए एक महान संस्कृति के रूप में उभरा। 15वीं शताब्दी के दूसरे मध्य में तैमूरों की शक्ति काफी तेजी से खत्म होने लगी, जिसका मुख्य कारण था तैमूरों की ही एक परंपरा, जिसके तहत अपने साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता, जिसके कारण ये विभाजित राज्य आपस में ही लड़ती और उलझती रहती थी। इस दौरान दो नए तत्वों को अवसर मिला, जिसमें पहला था उत्तर के उज्बेक्स, जो एक टर्को मंगोल जनजाति थी जो सुन्नी संप्रदाय से आते थे, और इस लिस्ट में दूसरे थे सफाविद्स। इनका उदय पश्चिम में हुआ और ये शिया संप्रदाय से आते थे। इसी के साथ एक तीसरी शक्ति के रूप में ऑटोमन टर्क्स उभर कर आए, जो पश्चिमी ईरान से थे। तो इसी तरह से 16वीं शताब्दी के दौरान मध्य एशिया में इन तीनों ताकतवर साम्राज्य के टकराव का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस सबके बीच बाबर ने 14 वर्ष की आयु में ही फरगाना राज्य पर फतह हासिल कर लिया। उज्बेक्स के खतरे से बेखबर तैमूर वंश के शासक आपस में ही लड़ते रहे। इसी दौरान बाबर ने भी अपने चाचा से समरकंद को जीतना चाहा, जिसमें उसे 2 बार सफलता भी मिली, लेकिन वो अपनी इस जीत को लंबे समय तक कायम रखने में असफल रहा और दोनों बार तुरंत ही वो समरकंद हार भी गए, जिसमें दूसरी बार उज्बेक्स प्रमुख शहबानी खान ने बाबर को हरा दिया और समरकंद पर कब्जा किया। जल्द ही शहबानी खान ने बाकी बचे तैमूर साम्राज्य को भी कब्जे में ले लिया। इसकी वजह से बाबर को जबरन काबुल की ओर आना पड़ा, जिस पर बाबर ने 1504 में फतह किया। इसके बाद 14 वर्ष तक बाबर ने अपने घरेलू राज्य समरकंद को फिर से फतह करने का इंतजार किया और इसके लिए बाबर ने हेरात में शासन कर रहे अपने अंकल से सहायता भी मांगी, लेकिन वहां से भी इनकार कर दिया गया। अंततः शहबानी खान ने हेरात पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद उज्बेक्स और सफावेद में सीधा टकराव होने लगा। कारण था कि ये दोनों ही हेरात पर शासन करना चाहते। सन 1510 में मर्व के पास हुई एक प्रसिद्ध युद्ध में शहबानी खान को सफावेद शासक शाह इस्माइल ने हरा दिया और उसने बाबर को समरकंद का शासक बनाया, लेकिन उसको स्वतंत्र राज्य की मान्यता न देकर उसके साथ एक प्रांतीय शासक के तौर पर व्यवहार किया। लेकिन एक बार फिर से समरकंद पर बाबर का नियंत्रण कमजोर हो गया। परिणाम ये हुआ कि उज्बेक्स ने फिर से बाबर को हरा दिया। इसके साथ ही सन 1514 में ऑटोमन सुल्तान ने सफाविद वंश को भी हराकर उसे कमजोर कर दिया और उज्बेक्स को समरकंद पर शासन करने के लिए छोड़ दिया, जिसके कारण समरकंद पर उज्बेक्स का नियंत्रण और मजबूत हो गया, जो बाबर के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। इसके अतिरिक्त बाबर को अपनी कुलीनता का भी काफी सामना करना पड़ रहा। इन सभी कारणों से बाबर का मध्य एशिया की महत्वाकांक्षा किसी दूर सपने की तरह रह गया और बाबर को मजबूरन भारत की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। तो अब बढ़ते हैं बाबर के भारत पर आक्रमण की कहानी पर। फ्रेंड्स, भारत ने प्राचीन काल से ही कई विदेशी आक्रमण को देखा, जिन्हें भारत के धन भंडार ने आकर्षित किया। भारत ने प्राचीन काल से ही कई विदेशी आक्रमणों को देखा है, जिन्हें भारत के अकूत धन भंडार ने आकर्षित किया। शायद बाबर को भी भारत के इसी मशहूर धन भंडार ने आकर्षित किया। माना जाता है कि उन दिनों भारत सोना और जमीन का धनी देश हुआ करता था। बाबर के पूर्वज तैमूर ने न सिर्फ पश्चिमी इलाकों को बल्कि पंजाब के कुछ हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था और यही इलाका तैमूर के उत्तराधिकारी के पास कई पीढ़ी तक रहा। यही कारण था कि जब अफगानिस्तान पर बाबर ने फतह किया तो उसे लगा कि इन इलाकों पर कब्जा करना तो उसका वैध अधिकार है। पंजाब फतह का एक कारण यह भी था कि काबुल के साम्राज्य से उसे कोई खास कमाई नहीं होती थी, जबकि पंजाब अमीर था। अबुल फजल नामक इतिहासकार का कहना है कि बाबर ने बदख्शन, कंधार और काबुल पर राज किया, लेकिन सेना की आवश्यकता के लिए पर्याप्त कमाई नहीं होने के कारण सेनापति और कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो रहा था। इसी के साथ दूसरी तरफ उत्तर भारत में लोधी साम्राज्य के
कमजोर होने के कारण अब भारत में बाबर की एंट्री मारने के लिए परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल थी। सतत संघर्ष के दौरान सन 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इब्राहिम लोदी उसके उत्तराधिकारी होते हैं। दौलत खान लोदी पंजाब के प्रांतीय शासक और शक्तिशाली अफगान था, जो भीड़ा के सीमा प्रदेश को कब्जा कर अपने पद को और बढ़ाना चाहता था। बाबर ने सन 1518 से 1519 में भीड़ा के शक्तिशाली किले को फतह किया। साथ ही दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के पास पत्र और मौखिक संदेश भेजकर मांग की कि टर्क्स के अंतर्गत आने वाले इलाकों को सीज कर दिया जाए, लेकिन दौलत खान ने लाहौर में बाबर के संदेश वाहक को गिरफ्तार कर लिया और मिलने से इनकार कर। बाबर जैसे ही काबुल वापस गया तो दौलत खान ने भीड़ा को कब्जा कर बाबर के प्रतिनिधि को हटा दिया। दौलत खान की दलील ये थी कि इब्राहिम लोदी प्रचंड शासक था और उसके कुलीन वंश उसका समर्थन नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये लड़ाई बाबर के लिए आसान होगा। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इसी समय राणा सांगा का भी एक संदेश वाहक बाबर के पास आया था, जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। खैर, अब तक बाबर पूरी तरह ये समझ चुका था कि अब वो कम से कम पूरे पंजाब पर फतह करे, अगर पूरे भारत पर ना भी करे। सन 1525 में जब बाबर पेशावर में था, तब दौलत खान ने फिर से साइड बदलकर 30-40 हजार की सेना के साथ सियालकोट को कब्जा कर लिया और लाहौर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बाबर के संपर्क करते ही दौलत खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, इंडस वैली पार करने के 24 दिन के बाद ही बाबर पंजाब का मास्टर बन गया। अब बारी थी भारत की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक पानीपत की लड़ाई की, और इसी के साथ जानेंगे कि बाबर के भारत फतह के आखिरी कदम मतलब दिल्ली के फतह की कहानी। पंजाब फतह के बाद अब बाबर ने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसके चलते उसका टकराव इब्राहिम लोदी से अनिवार्य था। इन्हीं कारणों से 100,000 लोगों और 1000 हाथियों के साथ पानीपत में लोदी और बाबर का आमना सामना। सन 1526 में 20 अप्रैल को पानीपत की लड़ाई की शुरुआत हुई। बाबर के पास 12,000 सेना थी, साथ ही वो अव्वल थी। भारत में बारूद की जानकारी तो पहले से थी, लेकिन तोपों में इसका इस्तेमाल बाबर के आने के बाद ही सामान्य। लोदी की सेना पूरी बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन अंत तक बाबर ही जंग जीता। पानीपत की लड़ाई को भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध कहा जाता है, जिसने लोदी शक्ति को खत्म कर दिल्ली और आगरा तक का पूरा इलाका बाबर के नियंत्रण में आ गया। लोदी के खजाने ने बाबर को उसे आर्थिक कठिनाइयों से बाहर निकाला, जिनका सामना वो पिछले कई वर्षों से कर। लेकिन अभी भी बाबर की हसरतें पूरी नहीं हुई। उसके भारत फतह का सपना राणा सांगा और पश्चिमी अफगान के रहते कभी भी पूरा नहीं हो सकता था, जिस वजह से उसके सामने 2 युद्ध और थे। पहला मेवाड़ के राणा सांगा और दूसरा पश्चिम के अफगान के खिलाफ। सन 1527 के दौरान खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और सन 1529 में बनारस में अफगान और नुसरत शाह की संयुक्त सेना से युद्ध किया, जहां उसे कोई निर्णायक जीत नहीं मिली। लेकिन बिहार पर एक तरह की अस्पष्ट अधिराजस्व की शिकायत कर अफगान से समझौता किया और बाकी का पूर्वी इलाका अफगान के हाथों सौंप दिया। इसी जीत के बाद बाबर को मालूम हुआ कि सिर्फ भारत के संसाधन से ही एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए बाबर ने दृढ़ निश्चय करते हुए भारत में ही रहने का फैसला किया और यहीं से शुरुआत हुई भारत में मुगल साम्राज्य। उसी दौरान सेंट्रल एशिया में कुछ परिस्थिति के कारण उसे काबुल लौटना पड़ा। इसी दौरान रास्ते में ही बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद बाबर की परंपरा को उसके बेटे हुमायूं ने आगे बढ़ाया। तो ये थी कहानी भारत पर मुगलों के आक्रमण की और मुगल साम्राज्य की स्थापना। इस विषय पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।